नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल। इन दिनों हम आपको भारतीय उपमहाद्वीप में 25 अप्रैल को आए विनाशकारी भूकंप के बाद के हाल पर लगातार जानकारी दे रहे हैं। राज्यसभा टेलीविजन की टीमें सीधे नेपाल के अंदरूनी इलाकों से भूकंप से जुड़ी खबरें और विश्लेषण दिखाती रही हैं। नेपाल के राहत और बचाव कार्यों में भारत की भूमिका दुनिया भर में सराही जा रही है। इसी खास जानकारी के साथ पेश है आज का विशेष। शुक्रवार का दिन नेपाल के लिए हौसला बढ़ाने वाला रहा। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव एस जयशंकर नेपाल पहुंचे और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नेपाल को भरोसा दिलाया कि इस संकट से उबरने में हिंदुस्तान हर संभव उनकी मदद करेगा। हालांकि नेपाल के सेनाध्यक्ष ने कहा कि भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 15,000 तक पहुंच सकता है। इधर राजधानी काठमांडू छोड़कर जाने वालों का तांता लगा रहा। जानकारी के मुताबिक अब तक कोई 4 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर शरण ले चुके हैं। ज़लज़ले से जूझ रहे नेपाल में हालात का जायजा लेने के लिए भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल नेपाल पहुंचे। राजधानी काठमांडू पहुंचने के बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए देश में भूकंप से हुई तबाही का सर्वे किया। हालात का जायजा लेने के बाद अजीत डोभाल ने राहत और बचाव काम पर संतोष जाहिर किया है। हम सब लोगों ने उसका दौरा किया और काफी क्षति हुई है, लेकिन बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। बहुत अधिक काम नेपालीज आर्मी और इंडियन आर्मी मिलकर बहुत वहाँ पर काम कर रहे हैं। इससे पहले नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय जगत से अपील की थी कि वो नेपाल की मदद के लिए आगे आए। नेपाल में राहत और बचाव काम की मुहिम में जुटने वालों में भारत अग्रणी देशों में है। गुरुवार को नेपाली सेना की तरफ से मदद की अपील के बाद भारत की तरफ से विदेश सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नेपाल जाना ये दिखाता है कि भारत पड़ोसी के दर्द में सहभागी है। नेपाल ने यह माना कि सीमित संसाधनों की वजह से वो अपने बूते इस तबाही से उबरने में कामयाब नहीं हो सकता। नेपाल भारत की सहायता से संतुष्ट है, लेकिन जितनी बड़ी तबाही है उस लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय जगत से नेपाल को और ज्यादा उम्मीदें हैं। मेन पर्पस नाउ इज टू सेव लाइव्स ऑफ पीपल। सो we are actually very thankful to all the multinational forces, all the nations participating here in Nepal for this effort. We in fact have still more efforts to do together. भारत की तरफ से इस वक्त नेपाल में एनडीआरएफ की 16 टीमें बचाव के काम में जुटी हैं, जबकि 10 हेलीकॉप्टरों से दुर्गम इलाकों में फंसे लोगों को निकालने में मदद पहुंचाई जा रही है। भारत के कैबिनेट सचिव अजीत सेठ ने नेपाल को आश्वस्त किया है कि भारत हर संभव मदद करने को तैयार है। Rescue phase is more or less winding down now, and more concentration is there on the relief effort. Now, on the directions of the Prime Minister, India has made all-out attempts to extend whatever help we can in terms of men and material to be of assistance to the Nepalese government. भारत की तरफ से राहत सामग्रियों से लदे ट्रक नेपाल में लगातार दाखिल हो रहे हैं। सरकारी मदद के अलावा देश के अलग अलग स्वयंसेवी संगठन भी नेपाल में राहत सामग्रियां भेज रहे हैं। हैदराबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, पटना सहित देश के कई हिस्सों में लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर नेपाल के इस दुख में खुद को भागीदार बताया है। राजेश बादल के साथ अमृतांशु राय, राज्यसभा टीवी, काठमांडू। हमारे संवाददाता अमृतांशु राय ने नेपाल के राष्ट्रपति रामवरण यादव से भारत की भूमिका पर खास बातचीत की। I'm here in the President House in Kathmandu and I have with me His Excellency the President of Nepal, Dr. Rambaran Yadav. Sir, the first question is the way the earthquake happened and the needs. That was something that the international community could not identify as to what Nepal really needed. गवर्नमेंट एसेस करते जा रहा है और गवर्नमेंट का जो नीड होगा उसके अनुसार अपने मित्र राष्ट्र लोगों से, जैसे भारत हो, चीन हो और संसार के हमारे मित्र राष्ट्र हैं, उन लोगों से अपना लेते जाएंगे। लेकिन एक्चुअली जो है जो रेस्क्यू रिलीफ उसके बाद का फेज में आपको रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन
तो बेसिक तो यही है। काठमांडू से बाहर जो दूर दराज के इलाके हैं, जहां पर एपी सेंटर है, जहां पे क्षति ज्यादा हुई है, वैसे जगहों पर रिलीफ बहुत धीरे धीरे पहुंच पा रहा है। तो आप जानते हैं कि ये एपी सेंटर हिमाल में हुआ है, हिमालय एरिया में हुआ है। डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट एरिया है वो। तो काठमांडू तो इजी जगह है, लेकिन इतना डिवास्टेशन हुआ, इसलिए डिफिकल्टीज है जो आप कह रहे हैं, जो कि नेपाली जनता सब क्या कहते हैं, यूनाइटेड है। संपूर्ण नेपाल, हम नेपाली यूनाइटेड है और इसको फेस कर रहे हैं। राहत नहीं पहुंच रहा है, रेस्क्यू हो रहा है, इसलिए ये दिक्कत है हमारे सामने। In 3 weeks' time, monsoon is going to strike Nepal. In that scenario, relief and rehabilitation work is going to become more difficult. Whatever may be the season, we'll have to work, because this is the calamities and national natural calamities, and it is our national duty how to overcome. So I can assure you that the strength of our Nepali people and with the coordination of the international community, we must have to reach that place, and we must reach there. That is our duty, and we can, as a president, I can tell that I will have to reach, and I will reach there. Thank you very much for talking to Raj Sabha TV, sir. Thank you very much. नेपाल के 75 में से 11 जिलों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। अनुमान के मुताबिक अभी भी करीब 25,000 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हुए हैं। बचाव दलों की मुहिम के दौरान कुछ ऐसे लोग भी जीवित बाहर निकले जो भूकंप के रोज से मलबे के ढेर में दबे हुए थे। गम और खुशी का एहसास एक साथ नेपाल के शहरों और गांवों में दिखाई दे रहा है। एक तरफ महामारी का खतरा है तो दूसरी तरफ सड़कों पर लौटती जिंदगी। नेपाल में राहत बचाव का काम तेजी से जारी है। छठे दिन भी कई इलाकों में मलबों में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। शुक्रवार के दिन 2-3 लोगों को मलबे के नीचे से जिंदा निकालने में बचाव कर्मियों को सफलता मिली। नेपाल की पुलिस बल ने काठमांडू के 6 मंजिला होटल के नीचे दबे प्रेम लामा को निकालने में कामयाबी हासिल की। लामा को स्ट्रेचर पर उठाकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। लामा को जिंदा देख लोग इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने बचाव कर्मी को कंधे पर उठा लिया। His name and he is all right. He told me about the condition of that building and his situation. लामा के अलावा राजधानी काठमांडू से दूर एक महिला को भी जीवित निकालने में कामयाबी मिली। काठमांडू में हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं और बचाव कर्मियों के साथ स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर राहत और बचाव काम में सहयोग कर रहे हैं। सिविक बॉडीज, इलेक्टेड सिविक बॉडीज नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं है, लोकल इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं है। हम अपने आप लोग काफी कुछ संभाल रहे हैं। उससे भी क्या चलता है कि वो नेपाल को सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन करना तो अपने आप को ही है। दूर दराज के इलाकों में मुश्किल जस की तस है। वहाँ अब भी राहत सामग्रियाँ पहुँचने में दिक्कत आ रही है। लिहाजा स्थानीय निवासियों में सरकारी कोशिशों को लेकर नाराजगी है। गृह मंत्रालय का भी मानना है कि सुदूर के इलाकों में जरूरत के मुताबिक राहत सामग्रियाँ नहीं पहुँच पा रही। Every day, more than 20 helicopters have been used for rescuing people and delivering relief materials also. You see, that this time also till today is 5th day, still we are evacuating people from the remote area. आलम यह है कि राहत बचाव के काम में धीमेपन की वजह से देहाती इलाकों में नाराजगी है। राजधानी काठमांडू में रहने वाले लोग अपने घरों को लेकर फिक्रमंद हैं और जल्दी से जल्दी घर लौटना चाहते हैं। काठमांडू से भर भर कर बसें सुदूर के इलाकों में जा रही हैं, लेकिन लोग ज्यादा हैं और संसाधन कम। लिहाजा हजारों की संख्या में लोग बाहर निकलने को बेचैन हैं। इसके चलते लोगों की पुलिस से झड़प तक हो रही है। हामी एक त पीडित छौं, त्यसमाथि चाहिँ हामीले दण्ड भनौं न पुलिसले चार्ज गर्नु भनेको त्यो अमानवीय कुरोमा देखिन्छ। काठमांडू में तो राहत बचाव का काम जोरों पर है। अब सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन काठमांडू से 100 किलोमीटर दूर हालात अब भी विकराल है। गोरखा प्रांत के कटेल दाड़ा गांव चले जाइए तो पूरा गांव ही मलबे में तब्दील दिखेगा। राहत बचाव के निशान नदारद हैं, जिनके पास जो था सब जलजले में तबाह हो गया। राहत सामग्रियां नहीं पहुंचने के चलते लोगों में गुस्सा है और नेपाल सरकार पर वो भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा रहे हैं। Our all properties are lost due to earthquake. Our paddy, our animals, our clothes, all are lost. But
our government is not providing any help to us. Many other foreign countries are providing many help to our country, but due to corruption, we cannot get any help. हालांकि सरकार का ध्यान अब सुदूर के इलाकों में राहत सामग्रियां पहुंचाने पर है। लगातार 3 दिनों तक हुई बारिश के चलते सड़क मार्ग बाधित हो गया है और 3 हफ्ते बाद आने वाले मानसून से पहले राहत अभियान पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। अमृतांशु राय के साथ राजेश बादल, राज्यसभा टीवी, काठमांडू। इस विनाशकारी त्रासदी में निर्दोष मौतें हुई, हजारों पालतू मवेशी काल के गाल में समा गए और लाखों लोगों ने मेहनत की कमाई से बनाए आशियाने मिट्टी में मिल जाते देखे। इनमें उनके पूर्वजों की छोड़ी हुई निशानियां भी हमेशा के लिए दफन हो गईं, तो अतीत की कहानी कहते दस्तावेज भी जमींदोज हो गए। मैंने खुद ऐसे ऐतिहासिक सबूतों को जाकर देखा। नेपाल में आए इस विनाशकारी भूकंप से कई पुरातात्विक महत्व की इमारतें जमींदोज हो गईं। मैं ऐसी ही एक इमारत के सामने खड़ा हूं। आप देख सकते हैं ये इमारत करीब 200 साल पुरानी है और कई देशों में जिनका इतिहास ही 200 साल पुराना है, ऐसी इमारतों को अपनी जान से भी ज़्यादा सहेज कर रखा जाता है। इस तरह शायद आज ये नेपाल को खबर ना हो कि भूकंप से उसकी केवल इमारतें ही नष्ट नहीं हुई हैं, बल्कि अतीत का एक दस्तावेज भी जमींदोज हो गया है, दफन हो गया है। This belongs to Padma Shamsher Thapa. Long time back, a century old, before century old house. This is the century old house, and it was not broken down in 1934. You know, the earthquake was gone there in 1934. This was not broken down. This house now it is gone now. Before my marriage, you know, I used to sleep in this house. Then I went to that part, you know, next part. तो आपकी तो बड़ी जीवन की बड़ी हसीन यादें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। Yes, still, you know, I know there are 2 frames, you know, you can see there of Lakshmi Narayan, you know, the god Narayan. It was there. मतलब पूजा का घर। पूजा का घर। My, you know, my father's sister. She used to worship all day, all night. She used to eat only one. लेकिन अब आपके पास तो पता नहीं होगा आपको, जब ये मकान बना होगा तब कितना खर्चा आया होगा, 150 साल पहले या 200 साल पहले। That's true. Actually, I have no idea how much it cost, you know, that time. तो इसका तो आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी। Of course. You can see the, you know, 2 angel is still there. वो ऊपर। हाँ। नहीं आपका देखिए बेल बूटे हैं। Some decoration you can see the decoration. Engraved, I mean. It was in marvelous. It was so popular. It was so popular, this house in this locality actually. किसी जमाने में ये राजनिवास यहाँ के राजा का निवास हुआ करता था। वक्त के साथ साथ राजशाही की नींव भी उखड़ गई, तो फिर ऐसी इन इमारतों की नींव कहाँ बच सकती थी। इन दिनों इस इमारत से मलबा हटाने का काम चल रहा है और नेपाल में आया भूकंप इस तरह की अनेक बर्बादी की दास्तानें लिख चुका है। कभी कभी कुदरत भी हमारी जैसे धार्मिक मान्यताओं की रक्षा करती है। नेपाल में जब भूकंप आया तो केवल नेपाल में ही नहीं, भारत में ही नहीं, आसपास के कई देशों में इसके झटके महसूस किए गए और शायद ये पहली बार है जब भारत के 19 राज्यों में भूकंप एक साथ महसूस किया गया। लेकिन कुछ मिनटों के फासले पर काठमांडू में जहां तबाही और बर्बादी का मंजर नज़र आता है, वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचा। न केवल मंदिर बल्कि आसपास के परिसर में भी देखें तो कहीं कोई भूकंप के से होने वाली क्षति नज़र नहीं आती। कैमरामैन प्रशांतो कर्माकर के साथ राजेश बादल, राज्यसभा टीवी, काठमांडू। नेपाल के अलावा भारत के 19 राज्यों में इस भूकंप ने अपना गुस्सा दिखाया है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा चपेट में आए। दोनों राज्य अपने बचाव और राहत कार्य चला रहे हैं। इन प्रदेशों की अपनी चुनौती भी है, क्योंकि बड़ी संख्या में इन राज्यों के लोग नेपाल में रहते हैं और वहां विनाश के बाद अपने घरों को लौट रहे हैं। भारत में भूकंप का सबसे ज्यादा असर उत्तरी राज्यों बिहार और उत्तर प्रदेश पर पड़ा है। यहाँ करीब 80 लोगों को जान गंवानी पड़ी, जबकि सैकड़ों घायल हो गए। भूकंप ने लोगों का आशियाना छीन लिया और हजारों लोग बेघर हो गए।
मरने वालों में 60 लोग बिहार के हैं। भले ही गम अपना भी है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में भी मदद पहुंचाई है। साथ ही अपने देश के नागरिकों को निकालने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो सारे हमारे माननीय मंत्रीगण अपने प्रभार के जिलों में कैंप करेंगे, प्रभारी सचिव अपने प्रभार के जिले में कैंप करेंगे। भूकंप के बाद राज्यों में नुकसान और व्यवस्था का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूकंप में मरने वालों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 20,000 बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं प्रोएक्टिव भूमिका निभाई है, बाकी प्रदेशों ने भी निभाई है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मुख्यमंत्रियों से बात की है, नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की है, मैंने भी स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री से बात की है। तो भारत सरकार की ओर से जो भी करना होगा हम करेंगे। मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि संसद ने आज एक स्वर में बोला है। हम आपसे इतना ही आश्वस्त करना चाहते हैं, अगर कहीं कोई संचार में कोई कमजोरी होगी तो उसका भी हम ध्यान रखेंगे। हालांकि भारत में भूकंप से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन नेपाल की त्रासदी में भारतीय अपना गम भूल गए हैं। हालांकि भारत सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में जहां भी भूकंप से नुकसान हुआ है वहां लोगों की मदद की जाएगी। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि नेपाल में फंसे करीब 7,000 प्रदेशवासियों को निकाल लिया गया है और बाकी को वापस लाने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देखा जाए तो दिल्ली का एक बड़ा इलाका भूकंप के नजरिए से संवेदनशील है। इसे देखते हुए हमें हरदम सतर्क रहने की जरूरत है। अगर अचानक दिल्ली में जलजला आ जाए तो क्या हमारी तैयारियां पूरी हैं? शायद नहीं। एक नजर भूकंप और दिल्ली के हाल पर। देश की आधी आबादी भूकंप संवेदनशील इलाकों में रहती है और भूकंप से बचने के उपाय भी नहीं जानती। देश की राजधानी होते हुए भी दिल्ली के लोग बहुत कम ऐसे हैं जो भूकंप से बचने के तरीके जानते हैं। 1903 के बाद से दिल्ली में 4 बड़े भूकंप आ चुके हैं। 1903 में रिक्टर स्केल पर 6.6 तीव्रता वाला भूकंप, 1934 में 5.2, 1956 में 6.7 और 1960 में 6 तीव्रता वाला भूकंप आया। गुजरात में आए भूकंप के दौरान भी 30 सेकंड तक दिल्ली में झटके महसूस किए गए थे। विशेषज्ञों की राय में अगर दिल्ली में कोई बड़ा भूकंप आया तो यहां की 50% इमारतें उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। दरअसल हाल के कुछ वर्षों को छोड़ दें तो पुरानी इमारतों में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो ने इस सिलसिले में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक 3 या 4 मंजिल से ऊंची इमारतें नहीं बनानी चाहिए। एक्सपर्ट इंजीनियर को जरूर जोड़ लें जो कि कैलकुलेशन के मुताबिक आपका स्ट्रक्चर डिजाइन करेगा और फिर जो कारीगर हैं उसको अपनाएंगे और उसके मुताबिक बिल्डिंग को बनाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इमारत बनाने से पहले वहां का मिट्टी परीक्षण जरूर कराना चाहिए, लेकिन ज्यादातर इमारतें बनाने से पहले वहां का मिट्टी परीक्षण भी नहीं कराया गया। जमीन के भीतर उथल-पुथल तेज होती है और भूकंपीय तरंगें तेज होती हैं तो जल स्तर भी ऊपर आता है। ऐसे में रेतीली या भुरभुरी मिट्टी तक ये पानी पहुंचकर उसे एक तरह से दलदली बना देता है और इमारत उसमें धंस जाती है। Because of the poor soil conditions, particularly दिल्ली के पूर्वी इलाके में, खास तौर पर नोएडा में रेतीली मिट्टी खतरनाक है। भूकंप आने पर इस मिट्टी के ऊपर बनी इमारतें धराशायी हो सकती हैं। or get very severely damaged as a result. दिल्ली के इर्द गिर्द 3 बड़े फॉल्ट हैं। ये हैं असोला बहादुरगढ़ फॉल्ट, सोहना मुरादाबाद फॉल्ट और दिल्ली हरिद्वार फॉल्ट। इस वजह से यहां बनने वाली इमारतों के आकार पर भी ध्यान देना जरूरी है। मिसाल के तौर पर वर्गाकार, आयताकार और त्रिकोण जैसी रचनाओं पर आधारित इमारतों में भूकंप के झटके सभी दिशाओं में बट जाते हैं, इसलिए वे ज्यादा सुरक्षित रहती हैं। छतों पर किनारे रखी पानी की टंकियां भी जोखिम भरी हैं, उन्हें बीच में होना चाहिए। लोग अपना बसेरा चाहते हैं, इस वजह से
अंधाधुंध इमारतें खड़ी हो रही हैं, पर शायद ही कोई इस बात की निगरानी करता होगा कि इमारत के लिए रेत और सीमेंट का मिश्रण कितना मजबूत और टिकाऊ है। इसी तरह बेहिसाब झुग्गी बस्तियां भी खतरे की घंटी बजा रही हैं। दिल्ली की करीब 30% आबादी इन बस्तियों में रहती है। इन बस्तियों के मकान कम बजट में बनाए गए हैं। साफ है कि ऐसे में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल होता है और भूकंप आने पर ये बस्तियां तबाही का सबब बन जाती हैं। अंधाधुंध जंगलों की कटाई ने भी भूकंप से नुकसान को बढ़ाया है। तमाम सावधानियों के बावजूद अगर भूकंप से मुकाबले की नौबत आ ही जाए तो हर नागरिक, हर परिवार को कुछ तैयारियां जरूर करनी चाहिए। घर में एक ऐसा बॉक्स रखना चाहिए जिसमें पानी की एक बोतल, कैंची, चाकू, घंटी, टॉर्च, कंबल, रस्सी, तार और प्राथमिक उपचार की दवाएं हों। पूरे परिवार के ब्लड ग्रुप से लेकर उनकी एक एक फोटो और उनका पूरा स्वास्थ्य ब्यौरा भी इसी बॉक्स में होना चाहिए। बॉक्स में कुछ परिचितों के फोन नंबर वाली डायरी भी रख सकते हैं। यदि आप घर में हैं और भूकंप आ जाए तो तुरंत घर से बाहर खुले मैदान की ओर भागें। यदि संभव ना हो तो किसी टेबल या ऊंचे पलंग के नीचे छिप जाएं। अगर आप बहुमंजिला इमारत में हैं तो सीढ़ियों से ना उतरें और बालकनी या छज्जों पर भी ना जाएं। उसी मंजिल पर किसी सुरक्षित जगह का सहारा लें। पेड़ के नीचे खड़े ना हों। गाड़ी चला रहे हों तो गाड़ी से उतरकर दूर चले जाएं और संभव हो तो लेट जाएं। घर के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इन सावधानियों के बारे में पता होना चाहिए। तभी आप भूकंप से होने वाले बड़े नुकसान को छोटा बना सकते हैं और उस पर काबू पा सकते हैं। वैसे तो हम विशेष के अंतर्गत भूकंप के वैज्ञानिक अध्ययन से जुड़ी जानकारी देते रहे हैं। हमारे दर्शकों ने इस बारे में अपने सवाल भी हम तक पहुंचाए हैं। चलते चलते देखते हैं कि भूकंप को आखिर हम कितना जानते हैं। दुनिया भर में रोज छोटे बड़े 2500 से ज्यादा भूकंप आते हैं। महीने भर में हम 80,000 भूकंपों का सामना करते हैं। एक भूकंप की गति 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इतने विकराल भूकंपों के जन्म की वजह जानने के लिए हमें 4.5 अरब साल पीछे जाना होगा। तब ये धरती धधकता हुआ आग का शोला थी। इसे ठंडा होने में 10 करोड़ साल लगे। मौजूदा शक्ल अख्तियार करने में इसने 60 करोड़ साल लिए। 18 करोड़ साल पहले धरती को नाम दिया गया पेंजिया। चारों तरफ समंदर से घिरी ये धरती धीरे धीरे 2 हिस्सों में बट गई। एक को नाम दिया गया लॉरेसिया और दूसरे को गोंडवाना लैंड। इन दोनों को अलग करता था तेथिस सागर। इसके बाद समंदर का दबाव बढ़ा और 2 से 7 टुकड़े हो गए। इन टुकड़ों को हम प्लेट भी कह सकते हैं। ये प्लेटें एक दूसरे की ओर सरकती रहती हैं। 60 लाख साल पहले भारतीय प्लेट एशियाई प्लेट के इतने करीब आई कि तेथिस सागर का वजूद ही खत्म हो गया। जहां ये दोनों प्लेटें मिली वहां से हिमालय का जन्म हुआ। ये सारी प्लेटें हर साल 2.5 से 5 सेंटीमीटर खिसकती हैं और इन्हें सरकाने का काम करता है उबलता हुआ लावा। 5000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी वाले इस लावे पर हैं चट्टानें और चट्टानों पर हैं धरती की ये प्लेटें। तैरते हुए जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो जन्म लेते हैं ज्वालामुखी और भूकंप। धरती की सतह के नीचे जहां भूकंप शुरू होता है उसे केंद्र बिंदु या फोकस कहते हैं। ठीक उसी के ऊपर धरती की सतह पर भूकंप का उपकेंद्र यानी एपिसेंटर होता है। भूकंप धरती की सतह से 700 किलोमीटर की गहराई तक महसूस किए जाते हैं। भूकंप के नजरिए से दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है सरकम पैसिफिक बेल्ट, इसमें दुनिया के ज्यादातर भूकंप आते हैं। दूसरी है एल्पाइड बेल्ट,
भारत इसी बेल्ट का हिस्सा है और भारतीय प्लेट इन दिनों बेहद सक्रिय है। ये प्लेट हर साल 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से यूरेशियाई प्लेट की ओर बढ़ रही है। यूरेशियाई प्लेट के घुसते हुए ये भूकंप की आशंका वाला क्षेत्र पैदा कर रही है। इसी हिमालय पट्टी के इर्द गिर्द बसे शहर हैं इस्लामाबाद, दिल्ली, लखनऊ, काठमांडू, ढाका और कोलकाता। इस पट्टी पर अब तक कई भूकंप आ चुके हैं। 4 साल में ऐसे अर्थक्वेक्स आना ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडियन प्लेट जो हमको रोटेशन ऑफ द अर्थ से दिख रहा है वो एक्टिविटी बराबर, और ये एक्टिविटी रोटेशन ऑफ द अर्थ से दिखती है, वो इंडिविजुअल एरिया या लोकेशन की नहीं होती, पूरी अर्थ की वॉबल जो है उसकी एनर्जी दिख रही है। और वो एनर्जी कहाँ रिलीज होगी वो आपको जमीन पे जो अर्थक्वेक्स जहाँ आ रहे हैं उससे अंदाजा लगाना पड़ता है। दुनिया में चीन और जापान के बाद भारत तीसरे स्थान पर है जहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। इसके मद्देनजर 1935 में पहली बार वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया गया। इससे पता चला कि देश का करीब 54% हिस्सा भूकंप संवेदनशील है। इसी संवेदनशीलता के आधार पर देश को 5 हिस्सों में बांटा गया। जोन 5 सबसे संवेदनशील माना गया। इसमें असम का गुवाहाटी, दिसपुर, मेघालय का शिलांग, कश्मीर में श्रीनगर और गुजरात में भुज का इलाका आता है, जहां 26 जनवरी 2001 को रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। इसमें 20,000 लोग मारे गए थे और 19,633 गांवों के 4.25 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। इसके बाद जोन 4 में हैं कश्मीर के कई शहर, हिमाचल प्रदेश का मंडी, देश की राजधानी दिल्ली, उत्तरांचल का कुछ इलाका, सिक्किम का गंगटोक, महाराष्ट्र का पुणे और गुजरात में भुज के आसपास का इलाका। जोन 3 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, आंध्र में हैदराबाद और पंजाब में चंडीगढ़ आते हैं। जोन 2 में तमिलनाडु का चेन्नई, गोवा में पणजी, उड़ीसा का भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश में भोपाल और जबलपुर और राजस्थान के जयपुर और जोधपुर जिले शामिल हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, खासतौर पर नेपाल से एक्सक्लूसिव जानकारियों पर आधारित ये था हमारा विशेष त्रासदी के बाद। देश और दुनिया की जानकारियों के लिए देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।